फिल्म की शुरुआत एक आदमी वॉल्टर से होती है जो शहर में चल रहे जश्न के बीच से गुजर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वह बहुत घबराया हुआ है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और उसका डर बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग उसे बहुत बुरी नजरों से घूर रहे हैं। चलते चलते वॉल्टर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने जेब में रखा हुआ लिफाफा डाक पेटी में डालना। लेकिन जैसे ही वह अपना काम पूरा करके सड़क पर निकलता है, तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में आती है और उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कार चलाने वाला आदमी पहले यह पक्का करता है कि वॉल्टर मर चुका है और उसके बाद आराम से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कहानी हमें जेम्स नाम के एक आदमी के पास ले जाती है। जेम्स नौसेना में एक बड़े अफसर होता है और हम उसे अपने छात्रों को पानी के नीचे बेहद कठिन ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। लेकिन उसके छात्र जवान होने के बावजूद उसके स्तर के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, जबकि जेम्स को देखकर लगता है कि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। इसी दौरान जेम्स को एक फोन कॉल आती है जिसमें उसे उसके पिता की मौत की खबर दी जाती है। तब हमें पता चलता है कि जिस आदमी वॉल्टर को कार ने टक्कर मारकर मार दिया था, वही जेम्स का पिता था। इसके बाद जेम्स अपनी पत्नी को अपने पिता की मौत की खबर देता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या उसने अपने भाई को इस बारे में बताया है या नहीं। जेम्स जवाब देता है कि उसका भाई उसकी कॉल्स का जवाब ही नहीं देता, और वैसे भी वह अच्छी तरह जानती है कि दोनों भाइयों ने कई सालों से एक दूसरे से बात नहीं की है और उनके बीच का रिश्ता बेहद खराब है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, कैसे भी हो, तुम्हारे भाई को यह जानने का हक है कि उसके पिता की मौत हो गई है। जेम्स उसकी बात सुनकर बस कहता है, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। इसके बाद हम जेम्स के भाई जॉनी के पास जाते हैं। जॉनी अपनी शानदार मोटरसाइकिल पर घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटिना उसे छोड़कर जाने वाली है। जॉनी हैरानी से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी नाराज क्यों हो? वैलेंटिना गुस्से में कहती है, मैं किस बात पर नाराज हूँ, अब आकर पूछ रहे हो? तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हो और जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुनते। जॉनी उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, बेबी मैं यही हूँ, सॉरी, बताओ क्या कहना चाहती हो, मैं पूरी तरह तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। वैलेंटिना कहती है, अच्छा तो बताओ आज कौन सा दिन है? जॉनी तुरंत जवाब देता है, आज बुधवार है। वैलेंटिना फिर कहती है, और आज मेरा जन्मदिन है। यह सुनते ही जॉनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बार बार उससे माफी मांगने लगता है। वैलेंटिना पहले मुस्कुराती है, फिर उसे एक किस देती है, लेकिन अगले ही पल उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। फिर वह कहती है, वैसे आज बुधवार नहीं शुक्रवार है। इसके बाद वह अपना सामान और बैग उठाती है और जॉनी को छोड़कर वहां से चली जाती है। घर के अंदर हमें जॉनी की कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक फोटो उसकी बचपन की होती है जिसमें वह अपनी माँ के साथ दिखाई देता है और दूसरी तस्वीर उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटिना के साथ होती है। इसी दौरान जॉनी को एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाली जेम्स की पत्नी होती है और शायद यह पहली बार होता है जब वह सीधे जॉनी से बात कर रही होती है। वह जॉनी को उसके पिता की मौत की खबर देती है। यह सुनकर जॉनी ठंडे अंदाज में कहता है, अच्छा मुझे तो लगा था कि वो कई साल पहले ही मर चुका है। वह जवाब देती है, नहीं, उनकी मौत कल हुई है, अंतिम संस्कार कल है और ऐसे समय में तुम्हें अपने भाई के साथ होना चाहिए। जॉनी तुरंत तंज कसते हुए कहता है, क्या जेम्स खुद मुझे ये दो बातें बताने के लिए फोन नहीं कर सकता था? वह कहती है, तुम जानते हो कि तुम्हारे और उसके बीच हालात कितने जटिल हैं। तुम दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े और टकराव हो चुके हैं। जॉनी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई मनोवैज्ञानिक हो। उसी समय जॉनी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। जब वह बाथरूम में होता है तभी अचानक तीन आदमी उसके घर के अंदर घुस आते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उससे कहते हैं, ध्यान से हमारी बात सुनो, हम याकूजा गैंग से हैं। जॉनी बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है, ठीक है बोलो। तब वे बताते हैं कि उसके पिता ने उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पार्सल भेजा था और अब उन्हें वह पार्सल चाहिए। अगर उसने उन्हें वह नहीं दिया तो उसके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। जॉनी जवाब देता है, पहली बात, मुझे कोई पार्सल नहीं मिला, और दूसरी बात, तुम लोग मेरे घर में घुस आए हो और मुझे धमका रहे हो। मैं एक पुलिस अफसर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉनी एक एक करके तीनों हमलावरों का सामना करता है। पहले एक से भिड़ता है, फिर दूसरे से और उसके बाद तीसरे से। देखते ही देखते पूरा घर रणभूमि बन जाता है। लड़ाई के दौरान घर का काफी सामान भी टूट फूट जाता है। तभी एक हमलावर की वजह से उसकी माँ की तस्वीर नीचे गिर जाती है, जिससे जॉनी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिरकार लंबी और कठिन लड़ाई के बाद जॉनी तीनों हमलावरों को काबू में करने में सफल हो जाता है। इसके बाद कहानी उनके पिता के अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ती है। यह अंतिम संस्कार उसी द्वीप पर हो रहा होता है जहां जेम्स और जॉनी का परिवार मूल रूप से रहता था। वहां जेम्स की नजर पड़ती है कि याकूजा गैंग के कुछ लोग दूर बैठकर उन पर नजर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, एक स्थानीय गैंग के लोग भी दूर से उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। इसी दौरान जेम्स की चचेरी बहन, जो उसी द्वीप पर रहती थी, उससे पूछती है, जॉनी कहाँ है? जेम्स जवाब देता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जॉनी यहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं, वह नहीं आने वाला। वह कहती है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वह जरूर आएगा।
जेम्स मुस्कुराकर कहता है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरा भाई है, उसके आने की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन जेम्स अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी सबकी नजर जॉनी पर पड़ती है, जो वहाँ पहुँच चुका होता है। यह देखकर उसकी चचेरी बहन हंसते हुए कहती है, लगता है तुम अपने भाई को उतना भी नहीं जानते जितना समझते हो। देखो वह आ गया। फिर वह दौड़कर जॉनी के पास जाती है और उसे गले लगाकर उसका स्वागत करती है। जेम्स की पत्नी भी उससे मिलती है और उसे अपने बेटे और बेटी से मिलवाती है। तभी जॉनी की छोटी भतीजी उसे देखकर कहती है, आप तो बहुत हैंडसम और अच्छे लग रहे हैं। जॉनी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे पापा से कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ। लड़की हंसकर पूछती है, क्या मैं आपके बाल ठीक कर सकती हूँ? जॉनी तुरंत कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉनी और जेम्स फिर से एक दूसरे पर ताने कसना शुरू कर देते हैं। दोनों लगातार एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में खड़े हैं। उनकी यह हरकत देखकर अंतिम संस्कार की प्रार्थना करवाने वाला व्यक्ति गुस्से से उनकी तरफ देखता है और उन्हें डांट देता है। उसी समय उनका चाचा, जो कभी उस द्वीप का मुखिया हुआ करता था, आगे आता है और अंतिम संस्कार की बाकी रस्में पूरी करवाता है। इसके बाद कुछ लोग उनके पिता की राख लेकर एक नाव में सवार होते हैं ताकि उसे समुद्र में प्रवाहित किया जा सके। इसके बाद जेम्स अपने भाई को लेकर उस पुराने घर में जाता है जहां वे बचपन में इस द्वीप पर रहा करते थे, वही घर जो उनके पिता का था। घर को देखकर जॉनी हैरान होकर कहता है, क्या बात है, तुमने अभी तक यह घर संभाल कर रखा हुआ है? जेम्स जवाब देता है, हाँ, और इसकी सारी किस्तें भी मैंने ही चुकाई हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खाने लगता है। खाने के दौरान जॉनी अचानक जेम्स से कहता है, हमारे पिता की मौत सामान्य नहीं थी, यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी, उनका कत्ल किया गया है। यह सुनते ही जेम्स भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे लिए हर चीज कोई साजिश होती है? माँ की मौत के समय भी तुम यही कह रहे थे कि उनका कत्ल हुआ है और उस वजह से हम सबको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिर जेम्स उससे कहता है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। दोनों घर से बाहर निकलते हैं और अकेले में बातचीत करने लगते हैं। जेम्स गुस्से में कहता है, बस करो जॉनी, पिताजी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई है, इसे लेकर फिर से कोई नया बवाल मत खड़ा करो। फिर वह आगे कहता है, और वैसे भी तुम्हें कब से उनकी इतनी चिंता होने लगी? तुम्हें तो कभी उनकी परवाह नहीं थी। माँ के कातिल तक तो तुम पहुंच नहीं पाए और अब कह रहे हो कि पिता की भी हत्या हुई है। जॉनी जवाब देता है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। तुम्हारे पास एक खूबसूरत पत्नी है, बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है और तुम हर बात से डरते हो। फिर वह गंभीर होकर कहता है, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ जेम्स, हमारे पिता की सचमुच हत्या की गई है। इतना कहकर जॉनी वहाँ से चला जाता है, जबकि जेम्स बेहद परेशान और नाराज होकर उसे जाता हुआ देखता रहता है। इसके बाद जॉनी एक बार में जाकर बैठ जाता है और कुछ ड्रिंक पीने लगता है। वहीं उसके पास एक बेहद विशालकाय आदमी आता है और कहता है, मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। जॉनी बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, माफ करना, अभी ना तुम्हारे लिए समय है और न ही तुम्हारे बॉस के लिए। लेकिन जॉनी को पता नहीं होता कि उसके ड्रिंक में पहले ही नशीली दवा मिला दी गई है। कुछ ही देर में दवा असर दिखाती है और जॉनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद वे लोग उसे उठाकर सीधे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि जॉनी का इस गैंग के साथ पुराना हिसाब किताब है। दरअसल कभी उसे शक था कि उसकी माँ की मौत के पीछे यही गैंग जिम्मेदार है। इसी वजह से उसने अतीत में इस गैंग के कई लोगों की जमकर पिटाई की थी और उनमें से कई को बुरी तरह घायल कर दिया था। इसलिए गैंग के लोग आज भी उससे नाराज थे। गैंग का सरदार जॉनी से कहता है, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, इस द्वीप को छोड़कर चले जाओ। जॉनी हंसते हुए जवाब देता है, क्या? मैं खुद इसी द्वीप का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मेरा मन होगा, और अगर तुमने अपने लोगों को मेरे पीछे भेजा तो मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े करके थैलों में भर दूंगा। हाँ, इस मोटे वाले को छोड़कर इसके साइज का थैला ढूंढना मुश्किल होगा। यह सुनकर कमरे में तनाव फैल जाता है। गैंग का सरदार अपने आदमियों को इशारा करता है और वे जॉनी को पकड़ लेते हैं। फिर सरदार उसकी गर्दन पर एक खास निशान बना देता है और कहता है, सुनो जॉनी, इस निशान का मतलब है कि अगले एक हफ्ते तक तुम मेरी सुरक्षा में हो, लेकिन अगर एक हफ्ते बाद भी तुम इस द्वीप पर दिखाई दिए तो हम तुम्हें समुद्र में डुबो देंगे, समझ गए? जॉनी मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे पानी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसा तुम कहो। दूसरी तरफ जेम्स उस पुलिस स्टेशन में जाता है जहां उसके पिता काम करते थे, क्योंकि उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे। वहां वह अपने पिता के बॉस रेनार्ड से अपने पिता के हादसे की पूरी जानकारी पूछता है। रेनार्ड उससे कहता है कि ज्यादा जानकारी नहीं है और पूरा मामला सिर्फ एक सड़क दुर्घटना लगता है, जबकि अपराधी मौके से फरार हो गया। तब जेम्स पूछता है, क्या आप लोगों को उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला जिसने मेरे पिता को टक्कर मारी थी? रेनार्ड जवाब देता है, नहीं, यकीन मानो, जिस सड़क पर तुम्हारे पिता को टक्कर मारी गई थी वहां की एक भी कैमरा उस समय काम नहीं कर रही थी। जेम्स कहता है, ठीक है, क्या आप मुझे उनकी वे निजी चीजें दे सकते हैं जो हादसे के समय उनके पास थीं? रेनार्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, और उसे उसके पिता का सारा सामान दे देता है। फिर वह कहता है, जेम्स, एक बात कहूं, हो सकता है कि तुम्हारे पिता का कुछ बहुत खतरनाक लोगों से टकराव हो गया हो, इसलिए मेरी सलाह है कि सावधान रहो और उनसे उलझने की कोशिश मत करना। जेम्स जवाब देता है, आप मुझे नहीं जानते, अगर मुझे पता चल गया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी तो फिर जिन खतरनाक लोगों की आप बात कर रहे हैं, डर उन्हें मुझसे लगना चाहिए।
दूसरी तरफ जॉनी अपने पिता के अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ किसी ऐसे सुराग की तलाश शुरू करता है जो उसे उसके पिता के कातिलों तक पहुँचा सके, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कोई खास सुराग नहीं मिलता। उसी समय उसे एहसास होता है कि कोई अपार्टमेंट के अंदर आया है और जैसे ही वह अंदर आया हुआ व्यक्ति जॉनी को देखता है, वह तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह मोटा सा आदमी अचानक ऐसी कलाबाजियां में दिखाने लगता है जैसे कोई जैकी चैन हो। जॉनी उसके पीछे भागते हुए कहता है, रुको जरा मोटे जैकी चैन, मैं तुम्हें पकड़कर ही दम लूंगा। आखिरकार जॉनी उसके लिए एक जाल बिछाता है, उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारता है और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर पता चलता है कि उस युवक का नाम पीका है और वह भी वॉल्टर का निजी सहायक हुआ करता था। वॉल्टर उससे कई तरह के गंदे काम करवाता था, जैसे लोगों की आपत्तिजनक तस्वीरें लेना या कुछ खास लोगों के बेहद निजी राज इकट्ठा करना। जॉनी उससे पूछता है कि क्या उसे पता है उसके पिता को किसने मारा। पीका जवाब देता है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे पिता के बहुत सारे दुश्मन थे, क्योंकि जो काम वह करते थे वे बिल्कुल साफ सुथरे नहीं थे। उसी समय दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स उस जगह पर जाता है जहां उसके पिता को कार ने टक्कर मारी थी और उनकी मौत हो गई थी। वह आसपास ध्यान से देखता है और उसे सड़क के किनारे एक दुकान दिखाई देती है जिस पर एक कैमरा लगा होता है जो ठीक उसी जगह की तरफ लगा था जहां हादसा हुआ था। जेम्स उस दुकान में जाता है, अपनी जेब से पैसे निकालता है और वहां मौजूद आदमी से कहता है, सुनिए, मैं एक खास दिन की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ जिस दिन एक हादसा हुआ था। इतना कहकर वह $300 मेज पर रख देता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और कहता है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाओ और अपने पैसे भी साथ ले जाओ। जेम्स मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये पैसे वीडियो के लिए हैं? नहीं, वीडियो तो मुझे मुफ्त में मिलेगा। ये $300 तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हैं जो अभी इस जगह को होने वाला है। फिर कहानी वापस जॉनी और पीका की तरफ लौटती है जो दोबारा घर की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी संयोग से जॉनी को एक नक्शा मिलता है जिसे उसके पिता ने अपने स्केटबोर्ड के अंदर छिपाकर रखा था। यह नक्शा उस नए कॉम्प्लेक्स का था जिसे उस द्वीप पर बनाया जाना था जहां उनका परिवार मूल रूप से रहता था। उसी समय उन्हें महसूस होता है कि कोई और भी घर के अंदर आया है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वह जेम्स है। जॉनी मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? जेम्स जवाब देता है, मुझे लगता है कि इस बार तुम सही थे। जॉनी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैंने पहले ही कहा था। जेम्स कहता है, ठीक है, अब उस बात को छोड़ो, मैंने मान लिया कि तुम सही थे। और सुनो, मुझे वह कैमरा फुटेज मिल गई है जिसमें हमारे पिता का हादसा रिकॉर्ड हुआ था। जब वे दोनों वीडियो देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। कार चलाने वाले ने न तो उन्हें बचाने की कोशिश की, न ही ब्रेक लगाया। उसने ब्रेक तब लगाया जब वह पहले ही उनके पिता को कुचल चुका था और उसके बाद वह वहां से चला गया। यह देखकर दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि उनके पिता की हत्या की गई थी। फिर दोनों अपने पिता को टक्कर मारने वाली कार की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वे नीचे जाकर अपनी कार में बैठते हैं और आपस में बात करते हुए सुराग जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक दूसरी कार आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है। जल्द ही पता चलता है कि हमला करने वाले याकूजा गैंग के लोग हैं। उन्होंने आते ही उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और जवाब में जॉनी और जेम्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान जॉनी अपनी जान बचाने के लिए कार से कूद जाता है और अपने भाई को पीछे छोड़ देता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि वह बेहतर पोजीशन लेकर उन पर हमला कर सके। काफी देर तक चली गोलीबारी के बाद जेम्स अपनी कार से कूदकर दुश्मनों की कार पर पहुंच जाता है। तभी जॉनी चिल्लाकर कहता है, उस कार से दूर हट जाओ, मैं इसे उड़ा देने वाला हूँ। जेम्स तुरंत दूर कूद जाता है और जॉनी कार में विस्फोट कर देता है। जेम्स गुस्से में कहता है, ये क्या कर दिया तुमने? धत्त तेरे की, तुमने मेरी कार भी बर्बाद कर दी। जॉनी जवाब देता है, अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई है और वैसे भी मैं तुम्हारी कार के पास नहीं गया था, मैंने तो उनकी कार उड़ाई थी। लेकिन जॉनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी जेम्स की कार भी धमाके के साथ उड़ जाती है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां रिनी उनसे कहता है, मेरे पूरे जीवन में इस द्वीप पर कभी ऐसी तबाही नहीं हुई। तुम लोगों ने आधे लोगों को जली हुई लाशों में बदल दिया है और ऊपर से जेम्स, इस बार तुम अपने भाई को भी साथ ले आए हो। तब जॉनी कहता है, मैं भी एक पुलिस अधिकारी हूँ। यह सुनकर रिनी व्यंग्य से हंसता है और कहता है, लेकिन तुम्हारे बॉस की राय कुछ और है, तुम्हें वेतन के साथ निलंबित किया गया है। यह सुनकर जेम्स चौंक जाता है। रिनी आगे कहता है, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करते हो। तब जॉनी पूरी बेशर्मी से कहता है, क्या मतलब मेरी सैलरी अभी भी आ रही है? जेम्स उसे घूरते हुए कहता है, नहीं, अब तुम मजाक कर रहे हो। रिनी अपना ब्लड प्रेशर की दवा निकालकर खाता है और उनसे कहता है, अब यहाँ से जाओ और दोबारा मुझे दिखाई मत देना। और इसी दौरान जेम्स ने रिनी को उस हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी सौंप दी। फिर दोनों नानी के साथ बैठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नानी उनके चाचा जो मेयर हैं उनके साथ काम करती है। तीनों मिलकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और जब जॉनी को उसके पिता के अपार्टमेंट में जो नक्शा मिला था उससे पता चलता है कि वह उनकी द्वीप पर बनने वाले एक जुआघर की योजना का नक्शा है। तब जॉनी कहता है, कैसे? हमारे यहाँ तो यह सब पहले से ही प्रतिबंधित है, फिर वे यहाँ जुआघर बनाने की योजना कैसे बना रहे हैं और इसे बनाएगा कौन? फिर वे दोबारा उस नक्शे को ध्यान से देखते हैं और उस पर लिखी जानकारी से पता लगाते हैं कि इसे बनाने वाला व्यक्ति
मार्कस नाम का आदमी है। नानी कहती है, क्या मार्कस? वह तो यहाँ का बहुत मशहूर बिजनेसमैन है। वह हमेशा सामाजिक और चैरिटी के काम करता रहता है, फिर वह जुआघर क्यों बनवाना चाहेगा? जेम्स और जॉनी उससे कहते हैं, यही तो अब हमारा काम है, ये पता लगाना कि उस आदमी के पीछे असल में क्या चल रहा है। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब जॉनी उठता है तो देखता है कि उसकी भतीजी उसके बाल गूंथ रही है। जॉनी उससे कहता है, जरा अपना ध्यान रखना, मेरे सिर में ऐसी जूनें हैं जो काटती हैं। फिर वह और उसका भाई नीचे जाते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां कथित तौर पर जुआघर बनाया जाना था। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, न कोई मशीनरी, न लकड़ी, न निर्माण सामग्री और न ही किसी तरह का काम शुरू होने का कोई संकेत। इसका मतलब था कि यह जुआघर अभी सिर्फ कागजों पर ही मौजूद था और इसके निर्माण को अभी तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली थी। उसी समय उन्हें जासूसी विभाग के प्रमुख ऋणी का फोन आता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें वह गाड़ी मिल गई है जिसने उनके पिता को टक्कर मारी थी। बाद में पता चलता है कि वह गाड़ी पानी में डूबी हुई मिली और उसके अंदर मेयर के अकाउंटेंट की लाश भी मौजूद थी। साथ ही यह भी पता चलता है कि वह ट्रक मार्कस की कंपनी का था और यही मार्कस वह बिजनेसमैन था जो जुआघर बनवाना चाहता था। उसी समय पीका उनसे कहता है, सुनो, मार्कस आज एक चैरिटी पार्टी आयोजित कर रहा है जो लगभग 4 घंटे बाद शुरू होगी। क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अंदर पहुंचा दूंगा, फिर शायद वहां तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद वह दोनों को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। वे लोग बारिस्ता बनकर मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने का काम करने लगते हैं। लेकिन जॉनी तो वहाँ अपनी ही दुनिया में मस्त था। वह लगातार ड्रिंक पी रहा था और लगभग हर लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेम्स पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहा था। वह प्लेटें साफ कर रहा था और साथ ही उसकी नजर हर तरफ घूम रही थी। वह वहां होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान दे रहा था। इसी बीच जॉनी की नजर एक महिला पर पड़ती है और वह उसे पसंद करने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि खुद मार्कस की पत्नी है। जब जॉनी अपना परिचय देता है और अपना पूरा नाम बताता है तो वह हैरान होकर कहती है, क्या तुम्हारे पिता वॉल्टर थे? जॉनी कहता है, हाँ। क्या तुम उन्हें जानती थी? वह जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन रुको, क्या उन्हें कुछ हुआ है? जॉनी कहता है, उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर वह कहती है, दरअसल मैंने ही उन्हें एक निजी जासूस के रूप में काम पर रखा था ताकि वे मेरे पति पर नजर रख सकें, क्योंकि मेरा पति मुझे तलाक देने वाला था और मैं उसके खिलाफ कुछ ऐसा सबूत ढूंढना चाहती थी जिससे तलाक की प्रक्रिया मेरे लिए आसान हो जाए। फिर वह जॉनी से कहती है, हम यहाँ खुलकर बात नहीं कर सकते, कल मेरे होटल के ऊपरी स्वीट में मुझसे मिलना। और इसके बाद वह जॉनी को होटल का नाम बता देती है। उसी समय जॉनी और जेम्स दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि मार्कस खुद अपने आदमियों को भेजकर उन्हें बुलाता है। जब वे उससे मिलने जाते हैं तो मार्कस उनसे कहता है, वैसे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई बिना निमंत्रण के मेरी पार्टी में घुस आया हो, और सच कहूं तो मेरी पार्टियां काफी उबाऊ होती हैं क्योंकि वे चैरिटी पार्टियां होती हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि तुम दोनों बिना बुलाए यहाँ क्यों आए हो? वे जवाब देते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा है और ड्रिंक भी फ्री है। मार्कस मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, क्या तुम लोग अपना परिचय दोगे? जेम्स कहता है, मैं जेम्स हूँ और यह मेरा भाई जॉनी है। हम दोनों वॉल्टर के बेटे हैं जिनकी कुछ समय पहले हत्या हो गई थी। यह सुनकर मार्कस कहता है, सच में? वैसे मैंने तुम्हारे पिता को एक निजी जांच के लिए काम पर रखा था। मैंने उन्हें अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए कहा था क्योंकि मुझे शक था कि वह मुझे धोखा दे रही है। लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि वह मुझे धोखा नहीं दे रही थी और यह सब उनकी मौत से पहले हुआ था। फिर वह कहता है, असल में मुझे तो लगा था कि मैंने इस मामले को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले लिया था। तब जॉनी कहता है, देखो, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। तुम हमें उस समय से जानते हो जब से हम यहाँ पहुंचे हैं और इसी वजह से तुमने हमें बुलाया है ताकि यह जान सको कि हम क्या जानते हैं और यहाँ क्यों आए हैं। मार्कस जवाब देता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम ये इशारा कर रहे हो कि तुम्हारे पिता की मौत से मेरा कोई संबंध है? जॉनी कहता है, नहीं, मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं सीधे तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि तुमने ही उन्हें मरवाया है। इतना सुनते ही जेम्स कहता है, जॉनी थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन जॉनी बिल्कुल शांत नहीं होता। वह सीधे मार्कस की मेज पर कूद जाता है और वहाँ रखे एक पुराने बम को उठा लेता है। मार्कस तुरंत कहता है, जरा संभल कर, वह बम प्रथम विश्व युद्ध का है, कृपया उसे वापस उसकी जगह पर रख दो। लेकिन जॉनी लापरवाही से वह बम उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वह कहता है, सुनो तुम दोनों, मुझे लगता है कि हमारी यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, अब अलविदा। उनके जाने के बाद मार्कस अपनी पत्नी की तस्वीर उठाता है, उसे देखता है और कहता है, आखिर तुमने यह क्या कर दिया? अगले दिन जॉनी उस होटल में जाता है जहां मार्कस की पत्नी ठहरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह होटल पहुंचता है, वह देखता है कि होटल के नीचे बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई है। यह देखकर जॉनी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वह भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचता है तो वह यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि मार्कस की पत्नी ऊपर से गिरकर मृत पड़ी हुई है। यह दृश्य देखकर जॉनी बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत मार्कस के घर पहुंचता है और उससे मिलने के लिए उसके आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य से मार्कस के आदमी संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं और आखिरकार वे जॉनी को काबू में कर लेते हैं। तब जॉनी मार्कस से कहता है, तुमने अपनी पत्नी को मार डाला है। मार्कस पूरी शांति से जवाब देता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि पुलिस को बुलाकर जॉनी को उनके हवाले कर दिया जाए। जॉनी को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। वहां उससे मिलने उसका चाचा आता है और कहता है,
मैंने मार्कस को मना लिया है कि वह शिकायत वापस ले ले। फिर वह जॉनी के पास बैठकर कहता है, तुम्हारे पिता के पास सब कुछ था। एक ऐसी पत्नी थी जो उनसे प्यार करती थी और दो अच्छे बेटे भी थे, लेकिन उनके अंदर एक अंधेरा था जो उनकी जिंदगी की हर अच्छी चीज को बर्बाद कर देता था। फिर वह आगे कहता है, और जॉनी, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पिता के पास नहीं थी। तुम्हारे पास एक भाई है, और यह बात तुम्हारे भाई पर भी लागू होती है। वह भी अपने पिता जैसा है, लेकिन उसके पास भी एक भाई है, और वह भाई तुम हो। इसके बाद जॉनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वह देखता है कि जेम्स उसका इंतजार कर रहा है। जेम्स उसके पीछे पीछे चलता हुआ गुस्से में कहता है, यह तुमने क्या कर दिया, और तुम्हें मार्कस की पत्नी से क्या मतलब था? हमारा उससे क्या लेना देना था? जॉनी जवाब देता है, अभी चुप रहो, यह बात करने का समय नहीं है। लेकिन जेम्स उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। यही बात जॉनी को भड़का देती है और वह जेम्स को मुक्का मार देता है, और फिर बिना किसी चेतावनी के दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि यह उनका अपने मतभेद सुलझाने का तरीका था, क्योंकि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सारी नाराजगी और शिकायतें जमा थीं। लगभग मेरे दोस्त। अगर इन दोनों ने यही मेहनत कातिल को ढूंढने में लगा दी होती तो शायद अब तक उसे पकड़ भी लिया होता। एक दूसरे की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद आखिरकार दोनों बात करना शुरू करते हैं। जॉनी जेम्स से कहता है, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया। जब मेरी माँ की मौत हुई थी तब तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे अपने से बहुत दूर भेज दिया। जेम्स जवाब देता है, तुम चाहते थे कि मैं क्या करता? तुम्हारी माँ की मौत के बाद तुमने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। जिस गैंग के लोगों को तुमने मार पीट कर घायल किया था वे तुम्हें मारने पर तुले हुए थे। मेरे पास तुम्हें बहुत दूर भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं था ताकि मैं तुम्हें उनसे बचा सकूं। जॉनी कहता है, तुम नहीं समझते कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखा था। उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, और तब से मैं खुद को दोष देता रहा हूँ कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मैं उनके कातिल को भी नहीं पकड़ पाया। तुम नहीं जानते कि उस समय मेरे अंदर क्या चल रहा था। यह सुनकर जेम्स चुप हो जाता है। फिर वह जॉनी के पास बैठकर कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें निराश किया, और जो मैंने किया वह गलत था, लेकिन मैंने यह सब तुम्हारी रक्षा करने के लिए किया था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह पहली बार था जब जेम्स ने जॉनी से माफी मांगी। जॉनी धीरे से कहता है, आज तक मुझे नहीं पता कि मेरी माँ को किसने मारा था, और अब किसी ने मेरे पिता को भी मार दिया है। मैं कम से कम उनमें से किसी एक को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं दोनों मामलों में असफल हो जाऊं। जेम्स उसकी तरफ देखकर कहता है, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉनी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारा हाथ आज भी बहुत भारी है, जबकि तुम अब बूढ़े हो चुके हो। यह सुनकर दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, और आखिरकार लंबे समय बाद दोनों भाइयों के बीच सुलह हो जाती है। वे दोनों घर वापस जाते हैं, और वहां पहुंचते ही जेम्स की पत्नी दोनों भाइयों को अच्छी तरह डांट लगाती है। इसी दौरान जॉनी को उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटिना का फोन आता है। वह उससे कहती है, तुम कहाँ हो? मैं घर वापस आई हूँ और तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और हाँ, तुम्हारे लिए बहुत सारे संदेश आए थे कि तुम्हारे नाम एक पार्सल आया है। जॉनी पूछता है, उस पार्सल के अंदर क्या है? वैलेंटिना जवाब देती है, मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी चीजें खोलकर थोड़ी देखती हूँ। जॉनी कहता है, अच्छा एक बार देखकर तो बताओ कि उसके अंदर क्या है। तब वैलेंटिना बताती है, उसके अंदर एक फ्लैश ड्राइव है। जॉनी तुरंत कहता है, बहुत बढ़िया, सुनो, अपना सामान पैक करो, यहाँ आ जाओ, और वह फ्लैश ड्राइव भी साथ ले आना। जब वैलेंटिना वहाँ पहुँचती है तो जॉनी, जेम्स और पीका पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे देखते ही जेम्स और पीका मजाक में कहते हैं, वाह, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुमने जॉनी को पसंद कैसे कर लिया? वैलेंटिना हंसते हुए सबसे मिलती है, फिर जॉनी को फ्लैश ड्राइव दे देती है। इसके बाद सभी लोग कार में बैठ जाते हैं। रास्ते भर जॉनी वैलेंटिना को मनाने और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। इसी बीच पीका फ्लैश ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर उसके अंदर का डेटा देखने ही वाला होता है। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है और वहां जबरदस्त अफरा तफरी मच जाती है। वैलेंटिना तुरंत जेम्स से कहती है, हटो, और खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेती है। उधर जेम्स और जॉनी हेलीकॉप्टर से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी जगह मोटरसाइकिल सवार हमलावर आ जाते हैं। लेकिन वैलेंटिना की ड्राइविंग देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह इतनी शानदार ड्राइविंग करती है कि एक हमलावर को ऐसी टक्कर मारती है कि उसका हाल बुरी तरह खराब हो जाता है। फिर हेलीकॉप्टर दोबारा लौट आता है, लेकिन इस बार जेम्स अपने तरीके से उससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जब तक यह पूरी पीछा करने वाली लड़ाई खत्म होती है तब तक उनकी कार भी बुरी तरह टूट फूट चुकी होती है, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कार जेम्स की पत्नी की थी। यही सोचकर जेम्स अपनी पत्नी के गुस्से से ज्यादा डरने लगता है।
खैर, पीका फ्लैश ड्राइव की फाइलें खोलता है। जब वे सभी उन फाइलों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मार्कस ने गुप्त तरीके से मेयर के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे और यह कोई छोटी रकम नहीं थी, लगभग $12 मिलियन। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मेयर और कोई नहीं बल्कि जेम्स और जॉनी का चाचा था। ये पैसे आखिर किस लिए दिए गए थे? ताकि मेयर उस जुआघर के निर्माण को मंजूरी दे दे जिसे द्वीप पर बनाया जाना था। यह सब देखकर जेम्स और जॉनी बुरी तरह सदमे में आ जाते हैं। उसी समय दूसरी तरफ नानी अपने चाचा के पास जाती है ताकि उसे उस जुआघर की योजना दिखा सके जो जॉनी को उसके पिता के अपार्टमेंट में मिली थी। वह उससे कहती है कि मार्कस नाम का एक बिजनेसमैन द्वीप पर यह निर्माण करना चाहता है। चाचा हैरानी से कहता है, क्या यह कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही इस तरह की चीजों पर रोक लगा चुका हूँ। फिर वह कहता है, जरा वह नक्शा मुझे दिखाओ, मैं उसे अपने पास रखता हूँ। इतना कहकर वह नक्शा ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉनी और जेम्स सभी सुरागों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। जेम्स कहता है, जिस अकाउंटेंट की लाश हमें उस डूबी हुई गाड़ी में मिली थी वही चाचा का अकाउंटेंट था। ठीक है, और यकीनन हमारे पिता उस अकाउंटेंट तक पहुंच गए होंगे। उन्होंने उसे मजबूर किया होगा कि वह को इन सारी गंदी ट्रांजैक्शनों की जानकारी उस फ्लैश ड्राइव में डाले जो उसने तुम्हें डाक से भेजी थी। फिर जेम्स अपनी बात आगे बढ़ाता है और उसके बाद चाचा को पता चल गया होगा कि पिता के पास ये सारी जानकारी फ्लैश ड्राइव में मौजूद है, इसलिए उसने तुरंत मार्कस को खबर कर दी होगी। फिर मार्कस ने अपने लिए काम करने वाली याकुजा गैंग को उनके पीछे भेज दिया ताकि वे उन्हें खत्म कर दें और बाद में उन्होंने उस अकाउंटेंट को भी मार डाला और इस तरह दोनों ने सारे सुरागों और घटनाओं को आपस में जोड़ लिया और पूरी तस्वीर उनके सामने साफ होने लगी। जब वे दोनों घर पहुंचते हैं, ये पर पहुंचते हैं तो जेम्स यह देखकर दंग रह जाता है कि उसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है जबकि उसके बच्चे घर पर ही मौजूद हैं। तब जेम्स का बेटा अपने पिता से कहता है, मैंने मम्मी को बचाने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं बचा पाया, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। यह सुनकर जॉनी के चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि उस पल उसे महसूस होता है कि उसका भतीजा ठीक वही दर्द महसूस कर रहा है जो वह सालों से अपने अंदर लिए घूम रहा था, अपनी माँ को न बचा पाने का दर्द। बस यही बात जॉनी के अंदर आग लगा देती है। वह कसम खा लेता है कि वह मार्कस को और उसके साथ जुड़े हर आदमी को इसका हिसाब चुकवाएगा। फिर वह और जेम्स बिना देर किए खुद को तैयार करते हैं और सीधे मार्कस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे उसके आदमियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देते हैं। वे उन्हें अलग अलग पकड़कर निपटाते जाते हैं। इन्हीं में से एक बेवकूफ आदमी ने बुलेट प्रूफ कांच पर गोली चला दी। जब गोली का कोई असर नहीं हुआ तो उसने खुद ही खिड़की खोल दी। बस फिर क्या था, जेम्स ने सीधे उसके सिर के बीचों बीच गोली मार दी। उधर जब मार्कस को खतरे का एहसास होता है तो वह याकुजा गैंग के लोगों को उनकी तरफ भेज देता है, लेकिन उनका सामना जेम्स से होता है। जेम्स उन्हें एक संकरे गलियारे में फंसा देता है और फिर एक एक करके सबकी धुनाई करता है। आखिर तक वह किसी को भी नहीं छोड़ता। उसके बाद जॉनी भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि वह बाहर कुछ और लोगों को निपटा चुका होता है। वह जेम्स से कहता है, बस करो, बेचारे आदमी अब मर मार कर भी थक चुके होंगे। इसके बाद दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां जेम्स की पत्नी और उनकी चचेरी बहन को बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन तब तक मार्कस वहां से भाग चुका होता है। जब वे दोनों महिलाओं को आजाद कर देते हैं तो जेम्स की पत्नी उससे कहती है, सुनो, तुम और जॉनी जाकर मार्कस को बता दो कि उसने गलत परिवार से दुश्मनी ली है और इस बार उसे खत्म करके ही लौटना। फिर वह उसे भरोसा दिलाती है कि उसे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जॉनी मार्कस का पीछा करने निकल पड़ता है और दूसरी तरफ जेम्स का सामना याकुजा गैंग के सरदार से होता है। अब दो अलग अलग लड़ाइयां चल रही थीं। एक तरफ जॉनी और मार्कस के बीच मुकाबला था और दूसरी तरफ जेम्स और याकुजा गैंग के सरदार के बीच। मार्कस काफी ताकतवर निकला। उसने जॉनी को पकड़कर ऐसे पटकना शुरू कर दिया जैसे कोई कालीन झाड़ रहा हो और उसका चेहरा लगभग जमीन से रगड़ दिया। दूसरी तरफ याकुजा का सरदार भी जेम्स पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेम्स ने उसे एक बेहद भयानक जगह पर बेहद भयानक तरीके से मार डाला। सच कहें तो उसने उसके शरीर का कोई हिस्सा सही सलामत नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हालात अभी भी मार्कस के नियंत्रण में थे। वह लगभग जॉनी को मारने ही वाला था, लेकिन जॉनी ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा था। उसने मार्कस की वही प्रथम विश्व युद्ध वाली पुरानी बम चुरा ली थी और उसे एक तेल के ड्रम पर लगा दिया था। जैसे ही मार्कस जॉनी को गोली मारने वाला था, वह ड्रम विस्फोट के साथ उड़ गया। धमाके ने जॉनी को उछालकर पानी में फेंक दिया, जबकि मार्कस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जॉनी पानी में डूबने लगा। उसी समय जेम्स वहां पहुंचता है, उसे पानी से बाहर निकालता है, उसकी जान बचाता है और उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। अगले ही दिन मेयर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर 2 आरोप लगाए जाते हैं, हत्या की कोशिश और रिश्वत लेने का आरोप। जेम्स और जॉनी वहीं खड़े होकर यह सब देखते रहते हैं। इसके बाद पूरा परिवार एक पारिवारिक मिलन में इकट्ठा होता है। वहीं जॉनी के पास स्थानीय गैंग का सरदार आता है, जिसने पहले उसे 1 हफ्ते के अंदर द्वीप छोड़ने की धमकी दी थी। जॉनी उससे कहता है, यह मेरी जगह है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। गैंग का सरदार जवाब देता है, ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम और तुम्हारे भाई ने क्या क्या किया है और सच कहूँ तो मैं तुमसे काफी खुश हूँ।
पहली बात, तुमने इस द्वीप की मदद की है, और दूसरी बात, तुमने मेरे रास्ते से एक बहुत खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को हटा दिया है, तो इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। जॉनी, यह उस आदमी का नाम है जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। इतना कहकर वह चला जाता है। जॉनी उसकी तरफ देखकर कहता है, कैसे हो मोटू? फिर जॉनी उस कागज को देखता है जिस पर उसकी माँ के कातिल का नाम लिखा होता है। वह कागज जेम्स को दे देता है। जेम्स उससे कहता है, सुनो जॉनी, तुम जो भी करने वाले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉनी जवाब देता है, बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब एक परिवार की तरह बैठें, खाएं, पिएं, बातें करें और साथ में हंसें। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जॉनी ने जेम्स से कहा कि वह अपनी माँ के कातिल को माफ करने वाला है। इसके बाद उसने उस कागज को जला दिया जिस पर कातिल का नाम लिखा था। बस मेरे दोस्त, यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा ये सारांश पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे सच में बहुत मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फिल्म के साथ। यस, सलाम।